हेलो एवरीवन, मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में, जिसके लिए हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी इस पे वीडियो बनाने के लिए और कहा था कि इस पे मैं अपना व्यू दूं। तो आगे बढ़ते हैं, बट एक कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आप म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हो या इंश्योरेंस रिलेटेड किसी तरह कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। इसी के साथ साथ अगर आप इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हो, म्यूचुअल फंड के थ्रू एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो और आप खुद से इन्वेस्टमेंट करना सीख समझ करके ज्यादा पसंद करते हो, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बुक रीडिंग की भी छोटी सी हैबिट आप डालें। और ये दो बुक है, कॉमन सेंस ऑन म्यूचुअल फंड्स और दूसरी बुक है ये हाउ टू मेक अ फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स। आप चाहे तो इन दो बुक्स को आप पढ़ सकते हैं। ये आपको कहीं भी बाहर भी मिल जाएंगी या अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अगर आपको कहीं से नहीं मिलता है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ही डाल दिया है। ये जो पहली बुक है ये लगभग 2-2.5 हजार के आसपास की आपको मिल जाएगी। और ये जो दूसरी बुक है फॉर्चून थ्रू म्यूचुअल फंड्स, ये लगभग 300-350 रुपए तक की मिल जाएगी। तो आप जो भी अफोर्ड कर सकते हैं आप उसको लेकर के आप बुक्स पढ़ना जरूर से शुरू करें, ताकि आपका इन्वेस्टमेंट करने का जो तरीका है वो और भी ज्यादा अच्छा हो सके। तो चलो हम लोग मुद्दे पे आते हैं, एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ कर एक अच्छा म्यूचुअल फंड्स लें। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे हम लोग, और यहाँ पे देखते हैं कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड का सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। तो अभी देखोगे लंबे समय में कैपिटल को अप्रिशिएट करना इनका प्रायर ऑब्जेक्टिव है। और इसके लिए ये लोग क्या काम करते हैं ध्यान से समझना, कि ये लोग लार्ज कैप और मिड कैप कैटेगरी पे यहाँ पे स्टॉक्स में ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि आप इनका देखोगे यहाँ पे कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इनका होता है, तो लार्ज कैप में कम से कम 35% और मिड कैप में भी 35% इनको करना होता है। तो ये सारा जो काम, जो टर्म्स एंड जो कंडीशन ये फंड मैनेजर के लिए है, बट आपको ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो स्टॉक सिलेक्शन करते वक्त ये जो अप्रोच करते हैं उसमें ये बॉटम अप अप्रोच करते हैं। और इसके लिए आपको ये नेक्स्ट पेज में आपको दिखा देता हूँ, इसके बारे में अगर आप खुद से भी चाहो तो और ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलते हैं हम इनके फंड मैनेजर और उनके एक्सपीरियंस को देखते हैं। कि सबसे पहले इनके फंड मैनेजर है मिस्टर हर्ष उपाध्याय जी। तो ये जो है ये अगस्त 2012 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। इनकी जो डिटेल्स है आप यहाँ पे पढ़ सकते हो इनके बारे में। दूसरे जो इनके फंड मैनेजर है मिस्टर अर्जुन खन्ना जी, और यहाँ पे ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि डेडिकेटेड फंड मैनेजर फॉर इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज। तो जितना भी पैसा जो फॉरेन सिक्योरिटीज में लगता है, इंडिया के बाहर लगता है, तो वो सारा यही मैनेज करते हैं। तो उनका एक्सपीरियंस और जो भी इनके बारे में है वो सारी चीजें यहाँ से पढ़ सकते हैं कि क्या क्या इनकी क्वालिफिकेशंस रही हैं। तो चलो हम आगे बढ़ के देखते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन और इनका जो एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखो कि ये जो कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 11,000 करोड़ का है, जो कि अच्छा है। एनएवी इसका 233 रुपए का है और ये डेटा 11 नवंबर 2022 तक का है। तो ध्यान से देखना कि अगर आप बाद में देखोगे तो हो सकता है कि इसके एनएवी में थोड़े से चेंजेस आ चुके होंगे। अब बात करते हैं इनके जो रिटर्न की, तो यहाँ सीएजीआर में लिखा हुआ है कि लास्ट 3 साल का आप इनका सीएजीआर देखोगे तो लगभग 20% का है। लास्ट 5 साल का देखोगे तो ये 13-14% के आसपास का है। और सिंस इंसेप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो ये 15.75% के आसपास आप इसको मान सकते हो। तो आप रिटर्न को देख करके आपको क्या लगता है कि ये अच्छा है या बुरा है? तो मैं पर्सनली अगर मैं कहूं कि अगर ये लार्ज कैप फंड होता तो मैं रिटर्न को लेकर के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता। हाँ, लार्ज एंड मिड कैप दोनों का इसमें मिक्स है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बहुत बेकार फंड है, पर मुझे ये बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं लगा। मतलब मैं अगर मैं इनकी लिस्ट देखूं कि लार्ज एंड मिड का जो कैटेगरी है, इसमें बहुत सारे फंड्स को मैंने देखा कि कौन से कितने अच्छे रिटर्न डिलीवर किए हैं लास्ट 3 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 10 साल में। रेगुलर और डायरेक्ट मैंने दोनों ही का मैंने देखा है। तो उस हिसाब से कहूँ कि ये जो कोटक इक्विटी है, ना मुझे ये बेकार लगा और ना मुझे ये ज्यादा अच्छा लगा, मतलब ये बीच का लगा। कि क्योंकि कुछ कुछ क्या बहुत सारे ऐसे फंड्स है जो इससे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। और कुछ इसी कैटेगरी में ऐसे फंड्स है जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मैं सिंपली कहूँ कि ये मेरे को बिल्कुल बीच बीच का लगा कि हाँ ठीक है, जिन लोगों ने भी इस पे इन्वेस्टमेंट किया था, ये नहीं कह रहा कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आया होगा, पर ये भी नहीं कहूँ कि वो बहुत ज्यादा निराश भी होंगे कि हाँ यार बहुत ही कम प्रॉफिट आया, ऐसा भी नहीं था। और उसके क्या रीजन है मैं अभी आपको कुछ चीजें पहले बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा शेयर करूंगा। कि अगर यही जो परसेंटेज है, मैं 5 ईयर का लेकर चलता हूँ, कि ये जो लगभग 14% के आसपास है, अगर यही 15% का भी होता तो क्या कोई बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है? तो ये सारी चीजें अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे, पर पहले इस फंड के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखोगे इसका एसेट एलोकेशन यहाँ पे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप देखोगे इनका पोर्टफोलियो 24% का है, कैपिटल गुड्स में 16% है, केमिकल सेक्टर में 9% है, ऑयल गैस कंज्यूमर फ्यूल्स में 6% है, ऑटोमोबाइल
एंड ऑटो कंपोनेंट्स में 6.5% के आसपास है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5%, हेल्थ केयर में भी लगभग 5%। एफएमसीजी सेक्टर, ये जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें 4.41% है। कंस्ट्रक्शन में इनका 4.36% है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में 3.52% का इनका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप इसके टॉप टू ही अगर आप देखोगे, ये जो सेक्टर्स हैं, तो इसमें 40% पैसा इसमें डाला हुआ है। तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा भी कि यार 2 ही सेक्टर में इतना ज्यादा पैसा डाल देना, पर ठीक है। अगर इनको लगता है कि इसमें ज्यादा अच्छी ग्रोथ आ सकती है तो बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज में तो ऑलमोस्ट सभी ने पैसा डाला हुआ है। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी का अगर आप देखोगे या लार्ज एंड मिड का देखोगे, तो सबसे ज्यादा पैसा इनका फाइनेंस में ही डला हुआ होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज में ही। और ये कहीं ना कहीं ठीक भी लगता है, क्योंकि कोई भी कंट्री की अगर बढ़ती है तो इसकी इकोनॉमी में सबसे ज्यादा जो एक कह सकते हैं कि प्रॉफिट आने के चांसेस बनते हो फाइनेंशियल सर्विसेज में। और इसका एक छोटा सा रीजन देता हूँ कि अगर इंडिया में अभी अगर मिडिल क्लास की संख्या अगर बढ़ेगी, मतलब थोड़े थोड़े जैसे लोगों की इनकम जो है बढ़ रही है, तो ये ईएमआई का जो चलन है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात से आप भी सहमत होंगे कि आप अगर अपने घर के आसपास, अपने फैमिली फ्रेंड्स में अगर आप सर्वे करोगे, तो आप 10 साल पहले लोगों से अगर आप पूछोगे कि उस टाइम कितने प्रतिशत लोग आपके घर में लोग ईएमआई को कंसीडर करते थे किसी भी गैजेट को खरीदने में, चाहे कोई भी घर लोन ये सब के लिए या किसी भी चीज के लिए, मतलब लोन पे लेना पसंद करते थे, आप पूछना। और अभी पूछना कि अभी करंट में लोग कैसे हैं, कि क्या लोग ये लोन पे चीजें बाय करना पसंद करते हैं। तो आप देखना कि लोन पे लेने वाले प्रोडक्ट की संख्या बहुत ज्यादा आपको दिखेगी। और खासकर जो छोटे छोटे गैजेट्स है ना, चाहे 5,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक वाले, इनकी संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो लोन कौन देता है? सिंपल सोचो, लोन देता कौन है? भाई जाहिर सी बात है, बैंक देते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वाले इसमें ही देते हैं ये लोग। अब फ्री में तो आपको देते नहीं है, जाहिर सी बात है, इनको प्रॉफिट भी मिलता है। आप, और एक चीज, एक होमवर्क दे रहा हूँ, चाहो तो आप खुद करना। अगर आप मोबाइल कहीं से फाइनेंस कर रहे हो ईएमआई पे, तो आप इस चीज को देखना। अगर आपकी नो कॉस्ट ईएमआई है, तो जाहिर सी बात है आपको कोई एक्स्ट्रा डिस्काउंट नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका लॉस ही होता है, क्योंकि कोई भी आपको फ्री में मुफ्त में कुछ नहीं दे रहा है, इस बात को मान लो। दूसरी, वो सामने वाले को प्रॉफिट है तभी सारी चीजें करते हैं सब। दूसरी चीज की, अगर आप नो कॉस्ट ईएमआई नहीं कर रहे हो, मतलब आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो आप ये वो कैलकुलेट करके देखना कि आप कितने प्रतिशत का आप एक्स्ट्रा पैसा उनको देते हो। ये आप एक बार जरूर से देखना, या आपके कॉन्टेक्ट में कोई अगर ले रहा है तो आप जाके बस क्रॉस चेक करना। या अभी भी एक और तरीका है, आप अमेजोन या कोई भी ऑनलाइन पोर्टल में जाना, जहां पे, या बजाज फिनसर्व या कोई भी ऐसा ऑनलाइन पोर्टल खोलना जहां पे आपको ईएमआई आपको शो कर दे कि ये वाला मोबाइल अगर आप आज लेते हो इतने रुपए में, तो आपको कितना एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ का ईएमआई करवाते हो या 9 मंथ का ईएमआई करवाते हो, कितने प्रतिशत आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो जाकर देखना। उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये जो मार्केट है वो कितना आगे बढ़ सकता है। तो चलो, ये फाइनेंस सेक्टर की तो बहुत सारी बातें हो गई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसेट एलोकेशन मेरे को ठीक ठीक लगा, मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हूं, पर हाँ मेरे को ठीक ठीक लगा है। आगे देखते हैं कि कौन कौन से इनके टॉप मोस्ट होल्डिंग्स हैं। सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक में है, दूसरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक। और टॉप थ्री आप देखोगे तो यहाँ बैंक्स ही हैं। देन रिलायंस इंडस्ट्री, एल&टी, एसआरएफ, इन्फोसिस, मारुति सुजुकी आप यहाँ देख सकते हो। फिर देन आईटीसी, और फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप 10 कंपनीज आपको कैसी लग रही है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुझे तो ये ठीक ठीक लग रही है, कि हाँ, जो मेरे को एक कंसर्न था ना कि ये बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बुरी नहीं है, तो मेरे को वही मतलब ओके लग रहा है। मैं बुरा भी नहीं कह सकता, और मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्शन भी नहीं आ रहा है इसको देख करके। तो आगे देखते हैं इसका रिस्क रेशियो की क्या है। तो जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं, तो वो ये देख के समझ भी गए होंगे कि हाँ, ये फंड कैसा है, आगे क्या उम्मीदें हैं। तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ, जो लोग पहली बार हैं, कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बीटा कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी को शो करता है। तो हम ज्यादातर इन्वेस्टर यही चाहते हैं कि यार अगर म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम वॉलेटाइल होगा तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा होगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है कि कैटेगरी एवरेज जो 19.75 था, ये 19.35 है, थोड़ा सा कम ही है। और बीटा भी आप देखोगे 0.88 के रेस्पेक्ट में 0.9 है, तो दोनों देखोगे अपने कैटेगरी एवरेज के आसपास ही है। तो कोई ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं है। इवन मैंने जब कोटक का रिसर्च कर रहा था, तो सेम इसी कैटेगरी में लार्ज मिड कैप में का जो कॉम्बिनेशन होता है, इसमें बहुत सारे और भी फंड्स का मैंने देखा, तो वो मेरे को कोई भी बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं लगे। जो लोग अच्छे रिटर्न डिलीवर कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पर एक चीज जो मुझे यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी, जो वो थी शार्पे रेशियो में। ये क्या होता है? रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। कि फंड मैनेजर जितना भी रिस्क ले रहा है, तो उसके एवज में कितना रिटर्न आपको जनरेट करके देता है, उसका रेशियो में यहाँ पे निकाला जाता है। तो काइंड ऑफ इसको आप अल्फा की तरह ट्रीट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए बता रहा हूं बस मैं आपको, ताकि समझने के लिए, कि कैटेगरी एवरेज 0.59 है, और उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ ये 0.68 है। अब ये ग्रीन है, मतलब ये ज्यादा तो है, ये अच्छी बात है कैटेगरी एवरेज से, बट इतना ज्यादा भी नहीं है कि जितना होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कि अगर ये 0.59 जो कैटेगरी एवरेज है,
तो इसके रिस्पेक्ट में अगर ये 0.8 होता या 0.9 होता तो कहीं ना कहीं ज्यादा अट्रैक्शन आ जाता कि हाँ मुझे थोड़ा सा बिलीव रहता कि ये और ज्यादा अच्छा बेटर रिटर्न आपको डिलीवर कर सकती है। तो अगेन वही मेरे को तो यही लग रहा है कि सारे जो डेटाज मैंने इनके देखे हैं, इनका ये रिस्क रेशियो भी देख रहा हूँ, तो अगेन वही कह रहा हूँ, जैसे यहाँ पे शार्पे रेशियो भी आप देखोगे तो ना ये आपको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि शार्पे रेशियो ठीक है कि एवरेज से ज्यादा है, पर ना ये इतना भी ज्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा रिटर्न आप यहाँ से एक एक्सपेक्ट कर सको। तो इन दी एंड अगर मैं अपने इस पे व्यू तो मेरे को ये फंड ठीक ठीक लगा है। अब एक लास्ट चीज जो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको जैसे 13.5% या 14% या 15% का जो रिटर्न आपको दिखता है तो कभी कभी रहता है ना कि ज्यादा रिटर्न देने वाला थोड़ा सा ज्यादा अच्छा आपको रहेगा, मैं बिल्कुल मानता हूँ। पर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप एसआईपी कर रहे हो और उसमें अगर आप 13.5% वाला चूज करते हो या 15% वाला भी चूज करते हो सिर्फ 5 साल के लिए, कि मान लिया 5 साल तक आपने एसआईपी किया और 5 साल के बाद निकाल लिया पैसा, एग्जाम्पल सुनो, आप बहुत ज्यादा होल्ड नहीं किया आपने, 5 साल तक एसआईपी के बाद निकाल लिया, तो चाहे 13.5% का सीएजीआर मिले या 15% का सीएजीआर मिले, पर्सनली कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा। अगर आप बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं और एक एक परसेंट 1.5% के चक्कर में सोचते हैं कि क्या मैं फंड चेंज कर लूं, क्या मेरे को ये अच्छा नहीं रिटर्न दे रहा तो किसी और में शिफ्ट हो जाऊं। तो इसके बारे में मैंने सोचा कि आपको को बता दूं, तो अगर आप ये चीजें पहले से समझते हो तो ठीक है, पर अगर आप नहीं समझते हो इस चीज के बारे में, जो मैंने ये बात कही कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 5 ईयर के अंदर में, इसका रीजन क्या है, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूंगा। और इस फंड के बारे में बता चुका हूँ, ये फंड जो कोटक का जो ये था मिड कैप और लार्ज कैप कैटेगरी का, तो मेरे को ठीक ठीक लगा है। जितने भी लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं सही है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं, फंड में मुझे ऐसा कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं लगी। बट हाँ मुझे इस कैटेगरी में 5-6 फंड ऐसे जरूर देखे जो इससे ज्यादा का अच्छा रिटर्न भी दे रहे थे और बहुत कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे रहे थे। तो ठीक है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं एटलीस्ट वो उदास नहीं होंगे, और जो लोग नहीं किया वो लोग को भी रिग्रेट नहीं होगा, मतलब ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, अभी इस वीडियो को क्लोज करते हैं, आज के लिए टाटा बाय बाय।